हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आशियाना आस्की का भाग 43। 80 घाट की आरती देखने के बाद आदित्य होटल चला आया और खाना खाकर लेट गया। अनामिका की उसे यादें आ रही थीं। आज जब उसने शिवम और सारिका को साथ देखा तो अनामिका का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। वह सोचने लगा, शादी के बाद अनामिका और वह भी ऐसे ही खुश रहेंगे। उन सबके बारे में सोचते हुए आदित्य को नींद आ गई। सुबह आदित्य उठा तो एक बहुत ही खूबसूरत सुबह थी। बारिश का मौसम था और ठंडी मन को शांति करने वाली हवाएं चल रही थीं। आदित्य खिड़की पर आकर खड़ा हो गया और वहां का नजारा देखने लगा। सामने नदी बह रही थी, मधुर संगीत कानों में, पूजा अर्चना की आवाजें आदित्य के कानों में पड़ रही थी। इससे प्यारी सुबह भला कोई हो सकती थी। आदित्य कुछ देर वहीं खड़ा प्रकृति की सुंदरता को निहार रहा था और उसके बाद नहाने चला गया। नहा धोकर वह नीचे आया, नाश्ता किया और अपनी गाड़ी लेकर सीधे शिवम के ऑफिस आ पहुंचा, जहां वह दूसरी पार्टी से मिलने वाला था। शिवम के ऑफिस में बैठा आदित्य उनके आने का इंतजार कर रहा था। चपरासी ने कॉफी दी और चला गया। आदित्य कॉफी पीते हुए वहां पड़ी कोई मैगजीन देख रहा था कि कुछ देर बाद एक आदमी अपने वकील और शिवम के साथ अंदर आया। शिवम ने उनका परिचय देते हुए आदित्य से कहा, आदित्य जी, ये हैं इस केस से जुड़े दूसरे शख्स, मिस्टर अमर सिंह राजपूत। आदित्य ने जैसे ये नाम सुना हक्का बक्का रह गया। उसके सामने अनामिका के पिता अमर खड़े थे। आदित्य ने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ा दिया, लेकिन अमर ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया और आदित्य को ताना मारते हुए कहा, ओ तो आप हैं, हमारे बराबरी नहीं कर पाए तो सीधा लड़ने चले आए। वैसे आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा, लड़ने में मजा आएगा। आप दोनों बात कीजिए, मैं भी आता हूँ, कहकर शिवम वहां से चला गया। अमर आदित्य के सामने पड़े सोफे पर आ बैठा और कहा, सुना है काफी तरक्की कर ली है आपने, और ये भी सुनने में आया है कि ये आपका पहला केस है, लेकिन जो केस आपने अपने हाथों में लिया है उसे जितना आसान नहीं है। मैं नहीं जानता था ये केस आपके खिलाफ है। तो अमर ने कहा, जानते नहीं या फिर जानने का नाटक कर रहे हो? मुझे हराने का इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा। मैं यहाँ हारने हराने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि सच का साथ देने आया हूँ। जिस जगह को आप अपना बता रहे हैं वो मेरे क्लाइंट की है, जिस पर वह अपनी फैक्ट्री बनाकर यहाँ के लोगों की मदद करना चाहता है। फिर आप क्यों इसके खिलाफ हैं? आपको आपकी संस्था के लिए और जगह मिल जाएगी। वकील साहब, या तो आप बहुत भोले हैं या बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहे हैं। जिस फैक्ट्री की आप बात कर रहे हैं वो यहाँ के लोगों के लिए नहीं, बल्कि शहर से बाहर माल सप्लाई करने के लिए बनाई जा रही है, जिसमें काम करने वाले लोग भी बाहर से ही होंगे। मतलब यहाँ के लोगों को उसके बनने से ना कोई रोजगार मिलेगा और ना ही कोई फायदा। फैक्ट्री से निकलने वाले विषैले पदार्थों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसका साफ मतलब है कि वो सारा गंदा कचरा मणिकर्णिका का घाट की नदी में जाएगा। ऐसा चलता रहा तो 1 साल में यहाँ की नदियाँ बंजर हो जाएंगी, और ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। आप ये इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? आदित्य को उनकी बातों में कुछ सच्चाई दिखी। पहले जाकर अपने आंकड़े साफ कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। रही बात केस की, तो वह मैं आपको हरगिज नहीं जीतने दूंगा, अमर ने कहा। तो आदित्य बोला, मेरे आंकड़े साफ हैं सर, मैं इसे जीतने की पूरी कोशिश करूंगा, कहकर आदित्य वहां से उठा और बाहर चला गया। अमर को वहां देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अमर का गुस्सा और नफरत आदित्य के लिए अब भी वही थी, उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। आदित्य अपने ही मन में उलझा हुआ था। अगर वह केस हारता है तो अमर से किया वादा पूरा नहीं कर पाएगा, और अगर जीत गया तो अमर की नफरत शायद उसके लिए कभी खत्म ना हो। आदित्य ने बिना किसी को बताए अपने हिसाब से केस की छानबीन की। सुबह से शाम तक वह इसी में लगा रहा। अगले दिन उस केस को लेकर कोर्ट में सुनवाई थी। आदित्य ने वहां के वकील को सब समझा दिया, कैसे क्या करना है। 1 घंटे की लंबी बहस के बाद अदालत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और सुनवाई को 2 घंटे बाद का वक्त दे दिया। 2 घंटे बाद जब सुनवाई शुरू हुई तो आदित्य के साथ वकील ने भी बढ़ा चढ़ाकर अपना पक्ष रखा, जिससे वह केस जीतने ही वाला था कि लास्ट मोमेंट पर आदित्य उठा और उसने बयान बदल दिया। आदित्य ने अपने हिसाब से जो छानबीन की उसमें अपने ही क्लाइंट को दोषी पाया। अमन ने सही कहा था, वो फैक्ट्री लोगों की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए बनाई जा रही थी।
आदित्य ने उससे जुड़ी सारी सच्चाई वहां सबके सामने रखी, जिसे देखने और सुनने के बाद जज ने अपना फैसला अमर के हक में सुनाया। आदित्य वह केस हार चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर हार या अफसोस के कोई भाव नहीं थे। उसका क्लाइंट दोषी था, जिसके लिए उसे जुर्माना भरना पड़ा। साथ ही वकील ने भी आदित्य को 2 बातें सुनाई और वहां से चला गया। लेकिन जज आदित्य के पास आया और उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, अगर वकील इस तरह सच बोलने लगे तो इन अदालतों में कोई भी केस पेंडिंग नहीं रहेगा। आदित्य मुस्कुराया और वहां से चला गया। लेकिन जैसे वह बाहर आया, मीडिया उसके इंतजार में खड़ी थी। आदित्य को देखते ही सबने सवालों की बौछार कर दी। मिस्टर आदित्य, आपने अपने ही केस को हारने के लिए कोर्ट रूम में सबूत पेश किए, ऐसा क्यों? सुनने में आया है कि आपने मिस्टर अमर से पैसे लेकर इस केस को हारा है। क्या आपका मिस्टर अमर से कोई संबंध है? यह आपका पहला केस था और आप इसे हार गए। आपने जीतने के लिए जरा भी कोशिश नहीं की, ऐसा क्यों? मिस्टर आदित्य, मीडिया को उनके सवालों के जवाब दीजिए। आप इस तरह खामोश नहीं रह सकते। इसी तरह के सवाल आदित्य के लिए इधर उधर से आते रहे, लेकिन वह चुपचाप वहां से निकल गया। अमर केस जीतने से खुश था। वह शिवम से मिला। शिवम ने उन्हें जमीन के पेपर्स दिए और साथ ही उनका शुक्रिया अदा भी किया कि उन्होंने फैक्ट्री की सच्चाई उनके सामने रखी। वह मुरारी आदित्य के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान था कि जब वह आसानी से जीत सकता था तो हारा क्यों। शिवम ने अमर को शाम तक वहीं रुकने को कहा ताकि वे 80 घाट पर होने वाली महाआरती में शामिल हो सके। शिवम के आग्रह करने पर अमर रुक गया। अमर को गेस्ट रूम में छोड़कर जब शिवम बाहर आया तो मुरारी को सोच में डूबा देखकर कहा, क्या बात है मुरारी, ऐसे काहे खड़े हो? भैया, एक को बात समझ नहीं आ रही। कौन सी बात मुरारी? शिवम ने पूछा। यही कि वो वकील साहब चाहते तो जीत सकते थे, फिर साला इनसे हारे क्यों? क्योंकि वो सच के लिए लड़ रहे थे। ये बात तो है, पर हमको ना बहुत जबरदस्त फीलिंग आ रही है कि वो अंदर बैठे आपके मेहमान और वो वकील साहब का कोई ना कोई सीन तो जरूर है। का तुम भी कुछ भी सोचने लगते हो? शाम की आरती का बंदोबस्त किए कि नहीं किए? सारिका जी ने कहा है पूरे 1100 दीपक चाहिए उनको वहां जलाने के लिए, इंतजाम कर दो। अरे भैया, चिंता ना ही करो। सीता मैया कछु कहे और हनुमान जी ना माने, ये हो सकता है भला? अभी जाते हैं और सारा इंतजाम करवा देते हैं। कहते हुए मुरारी ने आंखों पर चश्मा लगाया और वहां से चला गया। मुरारी अपनी जीप में सवार होकर घाट की ओर चला जा रहा था। उसने जीप साइड में लगाई और पान वाले के पास आकर कहा, भैया, एक को पान तो लगा दो जरा, और हाँ, चूना कम लगाइयो। अरे का विधायक बाबू, चूना और आपको वो तो हम सोच भी ना सकी हैं। पान वाले ने पान लगाते हुए कहा। मुरारी वहां खड़ा अपने गमछे से चश्मे के शीशे चमका रहा था कि तभी सामने से आते उनके पुराने दोस्त ने कहा, अरे मुरारी, तुम और यहाँ, वो भी बिना सिक्योरिटी के? अपने ही शहर में सिक्योरिटी का है? विधायक बाद में है, पहले बनारस के मुरारी हैं। क्यों चच्चा, ठीक है ना? मुरारी ने पान वाले को देखकर कहा। 101% सही कहे हो बबुआ, ये लो तुम्हारा पान। पान वाले ने पान मुरारी को बढ़ा दिया। मुरारी ने पान मुंह में रखा और सामने खड़े अपने दोस्त से कहा, आज शाम महापूजा में आ रहे हो ना? अरे बिल्कुल आ रहे हैं, पर पहले तुम यही बताओ, तुम तो वो पान खाना छोड़ दिए थे, फिर आज कैसे? देखो दोस्त, छोड़ने के लिए जिंदगी में बहुत कुछ है, वैसे भी एक को ही जिंदगी है साला, किस किस से परहेज करेंगे? मुरारी ने पीछे धूपते हुए कहा। तुम भी ना बवाल हो मुरारी, जिंदगी के असली मजे तो साला तुम ही ले रहे हो। खुले सांड की तरह घूमते हो और साला बीबी मिली तो चांद जैसी, उस पर फूलसत बच्चा, और रही कसर विधायकी ने तो पूरी कर दी। तुमरे तो ऐसे ही ऐसे मुरारी, दोस्त ने कहा तो मुरारी ने दूसरी बार पीक थूकते हुए कहा, इतना भी आसान नहीं है शादीशुदा जिंदगी को संभालना, उस पर तब जब घर में भोकाल जैसा प्राणी रखे हो। तो का इनडायरेक्टली भाभी को भोकाल बता रहे हो तुम? शिकायत कर दे तुम्हारी, दोस्त ने मुरारी की टांग खींचते हुए कहा। तो मुरारी बोला, अरे भोकाल ही है, और उन्होंने हमारी जिंदगी में बहुत बवाल मचा रखा है। बाकी शिकायत की बात है तो बाबू ऐसा है ना, डरने के नाम पर सिर्फ भोलेनाथ से डरते हैं, बाकी किसी के बाप से भी नहीं। मैं तो मजाक कर रहा था मुरारी, चलो शाम को मिलते हैं, दोस्त ने कहा और वहां से चला गया। मुरारी इंतजाम देखने घाट पर आया। उसे देखते ही वहां का स्टाफ और मंदिर के पुजारी दौड़े चले आए। पंडित जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा,
अरे विधायक जी, आप काहे चले आए? संदेशा भिजवा दिया होता, हम चले आते। का बात कर रहे हो पंडित जी? बनारस हमरा है, आपके सामने एक घाट पर खेल खेल कर बड़े हुए हैं और आज आप कह रहे हैं आपको वहां बुला लेते काहे? हम अभी भी ऊही मुरारी हैं जो आपको तंग करते थे। अरे बेटवा, ये बोलकर हमरा मान बढ़ाए दिए हो। पंडित जी ने कहा तो मुरारी ने घूमकर सारा बंदोबस्त देखा। दोपहर से शाम होने को आई और फिर अपने आदमियों से कुछ काम बताकर जैसे ही जाने लगे, उनकी नज़र घाट की सीढ़ियों पर बैठे आदित्य पर गई। मुरारी उसकी ओर चला आया और उसके साइड में बैठकर कहा, और वकील साहब अकेले ही काहे बैठे हैं? आदित्य ने सामने बहते पानी को देखते हुए कहा, उन सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ जिनके जवाब है ही नहीं। वकीलों वाली भाषा ना हमको बिल्कुल समझ नहीं आती। वैसे आज का केस बड़ा दिलचस्प रहा। सुनने में आया कि जीतने वाले थे आप और जानबूझकर हार गए, ऐसा काहे? हाँ मुरारी जी, जीतने वाले तो थे और जीत भी चुके थे, पर उस जीत को देखकर अंदर ही अंदर कुछ चुभ रहा था। जिस शहर ने हमें इतनी खूबसूरत यादें दी हो, उसके साथ अन्याय होता नहीं देख पा रहे थे। बस हार गए, लेकिन सच जीत गया। कैसा अन्याय? मुरारी ने पूछा। तो आदित्य ने उसे सारी बातें बता दी। ये तो समझ आ गया, पर एक को बात और जाननी थी। उस सेकंड पार्टी से कोनो रिश्ता है का आपका? तो आदित्य बोला, वो एक लंबी कहानी है। हाँ तो शॉर्ट में सुना दीजिए, मुरारी ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य ने मुरारी को अमर के बारे में बताया। मुरारी ने सुना और कुछ देर बाद सोचते हुए कहा, ये साला ससुरे का प्रॉब्लम ही यही है। अच्छे लौंडे उनकी आंखों के सामने रहेंगे लेकिन नजर नहीं आएंगे, और साला किसी भी अरे गहरे को ले आएंगे। साला कोई एक को बात बताए हमें, पैसा प्यार से बड़ा होता है का? लेकिन एक बाप लोगों को अक्ल नहीं आती। हमारी कहानी में भी यही हुआ। मैगी का बाप मानने को तैयार ही नहीं था। उनको तो हम लगते थे आवारा लंपट, और बाप का पहले पहल तो खुद बेटी भी मानने को तैयार नहीं रही। बहुत पापड़ बेले हैं भैया, का बताएं ये मोहब्बत के चक्कर में। मैगी कौन है? अरे वही हमारी मिसराइन, प्यार में अंधे हुए थे ना तो मैगी ही बुलाते हैं उको। वो काहे ना उसके बाल मैगी जैसे ही हैं और उसकी बातें भी उलझी उलझी। अब तो प्यार से मिसराइन बुला लेते हैं उनको। मुरारी की बात सुनकर आदित्य हंसने लगा। मुरारी ने उसे हंसता हुआ देखा और कहा, आपसे एक बात कहें, चाहे जितनी भी परेशानी आए हिम्मत मत हारिएगा। हमारे शिवम भैया और सारिका भाभी, वो तो 13 साल एक दूसरे से दूर रहे, पर आखिर में मिले ना, तो आपको भी आपकी अनामिका जरूर मिल जाएगी। और जिस दिन साला इन ससुरे को हम लौंडों की अहमियत समझ आएगी ना, ये खुद सामने से चल कर आएंगे। आदित्य ने मुरारी को देखा और कहा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। एक अनजान शहर में आप हमारा साथ दे रहे हैं, हमें इतनी हिम्मत दी उसके लिए शुक्रिया। तो फिर लोगों की फिक्र छोड़िए, ऐसे 100 केस आएंगे आपके पास। भोलेनाथ सबकी सुनते हैं और आप जैसा सच्चा प्यार करने वालों की तो जरूर सुनेंगे। जाने से पहले आज की महाआरती देखकर जाइएगा, मुरारी ने उठते हुए कहा और फिर वहां से चला गया। आदित्य उसे जाते देखता रहा। मुरारी से बात करके उसका मन काफी हल्का हो चुका था। केस हारने के बाद नाराज इशिका के बड़े पापा ने आदित्य से बात की और हारने की वजह पूछी, तो आदित्य ने कहा कि वह दिल्ली आकर इस बारे में बात करेगा। अपनी जिंदगी का पहला केस आदित्य हार गया। इस बात का उसे थोड़ा दुख भी था, लेकिन एक सुकून भी था कि उसने कुछ गलत नहीं होने दिया। शाम की महाआरती में 80 घाट पर भक्तों की भीड़ जमा थी। आदित्य भी जाने से पहले वहां चला आया। उसने जब 80 घाट का नज़ारा देखा तो बस देखता रह गया। चारों ओर दियों की सजावट, शंखनाद, सुंदर सुंदर कपड़ों में सजे लोग, अघोरी बाबा, साधु महात्माओं का जमा खेड़ा, मंदिर में आती घंटियों और आरती का स्वर उस माहौल को और भी खुशनुमा बना रहा था। आदित्य एकटक सब देखता रहा। जैसी महाआरती शुरू हुई, वह आंखें मूंद कर खड़ा हो गया और भोलेनाथ से आने वाली जिंदगी और अनामिका की खुशियां मांगने लगा। आरती खत्म होने के बाद जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो पाया कि अमर हाथ जोड़े उसके बगल में खड़े थे। उन्होंने सामने देखते हुए आदित्य से कहा, हारने के बाद मुंह छुपाकर यहाँ खड़े हो, मुझसे सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही। आदित्य मुस्कुराया और उनको देखकर कहा, आपसे सामना करने के लिए मुझे हिम्मत की जरूरत नहीं पड़ती है सर। रही बात हारने की, तो कभी कभी हार जाना सही होता है, झुक जाने में भलाई है। अपने एम को संतुष्ट करने के बजाय मैंने सच सामने लाना सही समझा और वही मैंने किया।
पर तुम मुझसे हार गए, अमर ने घमंड के साथ कहा। इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैं आपसे हारा, बल्कि अपने पापा के सामने जाकर गर्व से कह सकता हूँ कि मर्दों वाला काम करके आया हूँ। आदित्य की बात सुनकर अमर खामोश हो गए। आदित्य सामने देखते हुए कहने लगा, जिंदगी में हमेशा जीतना इम्पोर्टेंट नहीं होता सर, कई बार हारना भी पड़ता है, और हार का मतलब ये नहीं होता कि हम दोबारा जीतने की कोशिश नहीं करेंगे। मैंने अपने पापा से एक बात सीखी है सर, अगर आपसे लड़ने की सही वजह हो तो हार जाने में कोई बुराई नहीं है। फिर सामने वाला चाहे आपका दोस्त हो या फिर दुश्मन, आपकी बराबरी जरूर करना चाहता हूँ, लेकिन गलत रास्ते से नहीं। और मेहनत करूँगा और जिस दिन लायक हो जाऊँगा आपके सामने ज़रूर आऊँगा। जितना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, पर इस शहर में आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ के लोग कितने अच्छे, एक अनजान को भी वो अपनों जैसा प्यार मान सम्मान देते हैं। आज अगर आप हारते तो ये उनके भरोसे की हार होती, उनकी उम्मीद की हार होती। जाने अनजाने में अगर मैं कुछ गलत बोल गया तो माफ़ी चाहता हूँ सर। आदित्य कुछ पल रुका और फिर कहा, चलता हूँ सर, काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है। आदित्य वहाँ से चला गया और अमर वहीं खड़ा उसकी कही बातों के बारे में सोचता रहा। आदित्य जब घाट से बाहर आया तो मुरारी और बाकी सारे लोग उसे वहीं मिल गए। मुरारी ने कहा, का वकील साहब जा रहे हैं का? हाँ सर, जाना तो पड़ेगा ना, जाने से नहीं रोकेंगे, पर वापस ज़रूर आइएगा उनके साथ। तो आदित्य बोला, जी बिल्कुल, आप सबने इतना प्यार दिया है, सम्मान दिया है, हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई, हमें भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। जो समझदारी आपने दिखाई, इतनी कम उम्र में इतनी समझ पहली बार देख रहे हैं, शिवम ने कहा। तो आदित्य ने विनम्रता से कहा, वक्त सब कुछ सिखा देता है सर। सारिका और मनु भी वहीं थी। आदित्य ने भी नमस्ते की। काशियस और मुन्ना को बाय कहा। जैसे ही जाने को हुआ तो सारिका ने एक पैकेट उसको बढ़ाकर कहा, ये आपके लिए। ये सब आदित्य ने मना करना चाहा तो मुरारी ने कहा, अरे रख ही लो, बनारस से जाने के बाद हमारी याद भी तो आनी चाहिए ना वकील साहब। आदित्य मुरारी के गले लगा और कहा, आप मुझे बहुत पसंद आए, उससे भी ज़्यादा आपका ये अंदाज, और इस अंदाज में कभी नहीं भूलूंगा। जब भी बनारस का नाम सुनूंगा आपकी याद जरूर आएगी। वैसे आप सबके बारे में और ज़्यादा जानने की इच्छा थी, पर जाना पड़ेगा। आदित्य ने सबको अलविदा कहा और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया। होटल आकर उसने कपड़े बैग में रखे और फिर उसी शाम दिल्ली के लिए निकल गया। मुरारी किसी काम से वापस घाट पर चला आया। उसने अमर को देखा तो उनके पास चला आया और कहने लगा, यहाँ खड़े होकर यही सोच रहे होंगे ना आप कि जीते या फिर हारे। मुरारी की इस बात पर अमर उसको देखने लगा तो मुरारी ने आगे कहा, लोगन के सामने आपकी जीत हुई है, पर रिश्ते के मामले में आप हार गए। बिना किसी स्वार्थ के जो लड़का एक अनजान जगह के बारे में अच्छा सोचकर और अच्छा करके चला गया, वो कितना महान होगा। उससे मिले 3 दिन हुए हमें, और वो 3 दिन में बहुत कम बात हुई हमारे बीच, पर जब हम उसकी आंखों में देखे रहे, एक सच्चाई हमेशा झलकती रही उन आंखों से। आप बड़े हैं, आपके फैसले की उसने कदर की, खुद को ही लायक बनाया। वो मामूली इंसान नहीं है, सोने का दिल है उसका, सोने का, बस समझने वाला चाहिए। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। मुरारी वहाँ से चला गया। अमर ने प्रसाद लिया और घाट से बाहर चला आया। गाड़ी में आकर बैठा और चलने को कहा। आदित्य अगली शाम दिल्ली पहुँचा। काफ़ी थक चुका था, इसलिए सोने चला गया। सुबह जब उठा तो सीधा इशिका के बड़े पापा से मिला। उन्हें सारी बात समझाई। उन्हें आदित्य का फैसला सही लगा। उन्होंने आने वाले वक्त के लिए उसे बधाइयाँ दी और अगले दिन से कोर्ट ज्वाइन करने को कहा। आदित्य अपना काम शुरू करने से पहले 1 हफ्ते की छुट्टी चाहता था, ताकि घर वालों से मिल सके। वह तनु के घर आया, अपना सारा सामान पैक किया और गाड़ी में रखा। जीजू की गाड़ी उसने खुद रख ली और उनके लिए एक नई गाड़ी खरीदी, जिसे जीजू पिछले कई सालों से खरीदना चाहते थे, और ये सब उसने अपनी मेहनत से किया। जीजू खुश थे। आदित्य अपने साथ साथ तनु, जीजू और काव्य को भी इंदौर ले आया। जैसे ही वह घर पहुंचा, राधा तो उसे देखकर रो पड़ी। पूरे 2 साल बाद वह अपने घर आया था। आदित्य सबसे मिला, और जब नीता अपने बेटे चीकू को लेकर उसके पास आई तो वह खुशी से उछल पड़ा। उसने उसे कितने सारे किस कर डाले। दादी माँ से मिला, उनके लिए वह एक बहुत सी सुंदर शॉल लेकर आया था। दादू को उसने चुपके से उनकी सबसे पसंदीदा ब्रांड दी। राकेश ऑफिस में थे।
राधा के लिए वह किताबें लेकर आया था और बाकी सबके लिए भी कई तोहफे। काव्या थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, इसलिए वह चीकू के साथ खेल रही थी। सबसे मिलने के बाद आदित्य भी सभी लोगों के साथ हॉल में बैठा था। उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी देखकर राधा ने कहा, ये क्या हाल बना रखा है बेटा, देख कितना कमजोर हो गया है तू। बैठ, आज सारा खाना तेरी पसंद का बनेगा। राधा नीता के साथ किचन की ओर बढ़ गई। जीजू दादू से बात करने लगे और तनु अवनी के साथ चली गई। आदित्य उठा और ऊपर चला आया। सहसा ही नजर अवनी के कमरे की ओर चली गई। अनामिका की याद फिर से उसके जहन में घूम गई। आदित्य अपने कमरे में चला आया। उसने दरवाजा खोला, अंदर आकर लाइट ऑन की तो देखा उसका कमरा साफ व्यवस्थित था और जमा हुआ था। तभी चाय लेकर आई नीता ने कहा, मम्मी जी हमेशा आपके कमरे को साफ सुथरा रखती हैं। पता नहीं कब वो आ जाएं, उसे बिखरी हुई चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। पर आप तो आए ही नहीं। अब आए हैं तो वापस मत जाना, मम्मी जी बहुत मिस करती हैं आपको। आदित्य की आंखों से ये सुनकर नमी तैर गई, लेकिन उसने उन्हें अपनी आंखों में ही रोक लिया और कहा, मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया है। नीता ने उसे चाय दी और कहा, अनामिका से मिले आप। आदित्य ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। 3 सालों में मिलना तो दूर, उसने अनामिका की आवाज़ तक नहीं सुनी थी। नीता कुछ देर आदित्य से बातें करती रही और फिर नीचे चली आई। रात के खाने पर सभी मौजूद थे। राधा ने आज सब उसकी पसंद का बनाया था। आदित्य खाने लगा। खाने के बाद राकेश ने कहा, आदित्य 3 साल हो गए, तुम कहो तो मैं और तुम्हारी माँ जाकर अनामिका के पापा से बात करें, हम उन्हें समझाएंगे। नहीं पापा, आप और माँ वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों बेटा, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, एक अच्छी डिग्री तुम्हारे पास है, तुम्हारी शादी। कहते राकेश रुक गए तो आदित्य ने बड़े शांत भाव से कहा, पापा मेरा फ्यूचर अनामिका है, उसके अलावा मैं किसी और के बारे में न सोच सकता हूँ न सोचना चाहता हूँ। आदित्य का जवाब सुनकर राकेश ने आगे कुछ नहीं कहा। देर रात तक सभी बातें करते रहे। आदित्य सबको अपने 3 सालों के बारे में बताता रहा। उसने अपना सर राधा की गोद में रखा हुआ था। सुबह आदित्य थोड़ा देर से उठा। उसने शेविंग की और वापस अपने पहले वाले लुक में लौट आया। आदित्य नीचे आया। उसने नाश्ता किया और काव्या चीकू के साथ बैठकर टीवी देखने लगा। सुबह से ही आज बारिश का मौसम और बादल गरज रहे थे। साथ ही संडे होने की वजह से राकेश और आकाश भी आज घर पर ही थे। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। रघु ने दरवाजा खोला। सामने अमर खड़ा था और उसके पीछे बड़े बड़े थाल लेकर 4 आदमी खड़े थे। रघु ने राधा को आवाज लगाई। राधा ने अमर को वहां देखा तो हैरान रह गई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अमर ने पूछा। राधा ने अमर को अंदर आने दिया। अमर को वहां देखकर सभी घर वाले वहां जमा हो गए। अमर ने साथ आए आदमियों से वो थाल टेबल पर रखने को कहा और राकेश के पास आकर कहने लगे, मैंने आप सबके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, इसलिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। राकेश ने कुछ नहीं कहा तो अमर राधा के सामने आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो राधा, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मैंने तुम्हें बहुत ठेस पहुँचाई है और तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, जबकि मेरे ना होने पर तुमने हमेशा गीता का साथ दिया, अनामिका को अपने पास रखा, उसे अच्छे संस्कार दिए। मैंने तुम सबके साथ जो किया उसे भुलाकर ये सगुन स्वीकार कर लो। सगुन? राधा ने हैरानी से पूछा। हाँ राधा, सगुन। मैं अनामिका के लिए तुम्हारे घर आदित्य का हाथ मांगने आया हूँ। अमर ने भीगी आंखों के साथ कहा। घर में सबने सुना तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन आदित्य बिना किसी भाव के खामोश खड़ा था। उसके मन में जो चल रहा था वो तो वह सिर्फ वही जानता था। अमर उसके पास आए और कहने लगे, मेरी आंखों पर जो दौलत की पट्टी बंधी थी वो तुमने अपने नेक इरादों से खोल दी आदित्य। बनारस से लौटने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ तुम्हारे सामने। जिस जीत पर इतने इतरा रहा था, दरअसल वो तुम्हारी मेहनत थी। मैंने तुम्हारे और अनामिका के साथ बहुत गलत किया है बेटा, मुझे माफ़ कर दो। तुम दोनों के प्यार के सामने मेरी दौलत कुछ भी नहीं है। अनामिका को अपना लो और उसे अपने घर ले आओ, बस यही चाहता हूँ मैं। अपनी इकलौती बेटी का कन्यादान करना चाहता हूँ मैं। आदित्य ने उनके हाथों को थामा और कहा, खुद को छोटा मत कहिए सर, आप मेरे पिता समान हैं और मैं कभी नहीं चाहूँगा मेरे पिता को मेरे सामने झुकना पड़े। आदित्य की बात सुनकर राकेश आदित्य के पास आए और कहा, अनामिका को हम सबकी ज़रूरत है। राधा और घर वाले ने सारे शिकवे भुलाकर सगुन स्वीकार कर लिया।
अमर ने आदित्य को तिलक किया और उसे 13 सोने के सिक्के देकर शगुन पक्का किया। सभी बहुत खुश थे। आदित्य अमर के पास आया और कहा, सर क्या अब मैं अनामिका से मिल सकता हूँ? अमर ने आदित्य के गाल को प्यार से थपथपाते हुए कहा, हाँ वो भी पूरे हक से। आदित्य मुस्कुराया और दौड़कर बाहर आया तो देखा बारिश हो रही थी, पर आदित्य आगे बढ़ गया। वह अपनी बाइक के पास आया तो जीजू ने पीछे से आवाज लगाई, आदित्य। आदित्य पलटा तो जीजू ने बाइक की चाबी उस पर फेंकते हुए कहा, बिना चाबी के बाइक स्टार्ट कैसे करेगा? थैंक्स जीजू, आदित्य ने प्यारी सी स्माइल के साथ कहा और बाइक लेकर बाहर चला गया। राधा उसे रोकने आई, तब तक वह जा चुका था। राधा ने कहा, आपने उसे रोका क्यों नहीं सोमेत? जाने दीजिए मौसी, 3 सालों का इंतजार है, वो थोड़ी रुकने वाला है अब, जीजू ने कहा और राधा को लेकर अंदर चले आए। आदित्य जितनी तेज बाइक चला सकता था उसने चलाई। तेज बारिश में भी वह नहीं रुका और जा पहुंचा अनामिका के घर। आज उसे किसी गार्ड ने नहीं रोका। आदित्य घर के लॉन में खड़ा जोर से चिल्लाया, अनामिका। अनामिका ने आदित्य की आवाज़ सुनी तो दौड़ी चली आई। सामने से आती अनामिका को आदित्य ने देखा। अनामिका ने पीले रंग की साड़ी पहनी थी। वही सादगी, वही भोलापन और आंखों से मासूमियत झलक रही थी। आदित्य बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। अनामिका भी उसके पास पहुंची, तब तक भीग चुकी थी। आदित्य बस एकटक उसे देखे जा रहा था। अनामिका उसके सामने आकर रुक गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपते होंठों से कहा, आप जीत गए। आदित्य ने नाम गर्दन हिलाई और उसके पास थोड़ा करीब आकर कहा, हम जीत गए, हमारा प्यार जीत गया, हमारा इंतजार जीत गया। आदित्य की बात सुनकर अनामिका खुद को रोक नहीं पाई और उसके गले आ लगी। आदित्य ने भी उसे अपने आलिंगन में भर लिया। दोनों की आंखें बंद थी और उन आंखों में आंसुओं का सैलाब था जो बारिश की बूंदों में घुल रहा था। वे दोनों उस बारिश में एक दूसरे को गले लगाए भीगते रहे। उन्हें न अपनी सुध थी और न जमाने की। उस वक्त उन्हें कोई देखता तो शायद यही कहता। तेज बारिश में भीगते हुए वो दो जिस्म एक दूसरे से लिपटे हुए थे जो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। आदित्य और अनामिका एक दूसरे को गले लगाए हुए वहीं खड़े रहे। बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आदित्य को एहसास हुआ कि दोनों काफी देर से ऐसे ही खड़े हैं तो उसने धीरे से कहा, अनामिका। अनामिका ने आंखें मूंदे हुए कहा, हाँ। आदित्य ने एकदम से कहा, ठंड लग रही है। तो अनामिका आदित्य से दूर हटी और मुस्कुरा दी। आदित्य भी मुस्कुराने लगा तो अनामिका ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले आई। अनामिका ने नौकर से टॉवेल लाने को कहा। आदित्य पूरी तरह भीग चुका था। अनामिका ने टॉवेल लिया और खुद ही आदित्य का सर पोंछते हुए कहने लगी, पागल है, इतनी बारिश में ऐसे ही चले आई, सर्दी लग जाएगी। तुमसे मिलने की खुशी में कुछ याद ही नहीं रहा। अनामिका ने आदित्य के बाल पोंछे और टॉवेल वापस नौकर को थमा दी। उसने नौकर से आदित्य के लिए कपड़ों का इंतजाम करने को कहा। कुछ देर बाद आदित्य नौकर के साथ गया और अनामिका भी कपड़े बदलकर हॉल में आ गई। कुछ देर बाद आदित्य भी आया, लेकिन भीगने की वजह से उसे ठंड लग रही थी। अनामिका ने उसे शॉल ओढ़ाया और कहा, आप बैठिए, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। आदित्य सोफे पर आ बैठा। अनामिका उसके लिए चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद वह चाय लेकर आई और आदित्य को दी। आदित्य ने जैसे एक घूंट पिया मुस्कुरा उठा। उसे मुस्कुराते देखकर अनामिका ने पूछा, क्या हुआ, चाय अच्छी नहीं बनी? बहुत अच्छी है। फिर? आदित्य ने प्यार से अनामिका को देखते हुए कहा, तुम आज भी चाय में चीनी डालना भूल गए। माफ़ करना, लाइए हम अभी दूसरी चाय ले आते हैं। नहीं, फीकी चाय पीने की आदत हो चुकी है अब। इनफैक्ट दिल्ली में भी हमेशा फीकी चाय ही पीता था। आदित्य जी, अनामिका ने कहा। हाँ अनामिका, कुछ कहना चाहती हो? अब हमें छोड़कर मत जाना। ये 3 साल अकेले बहुत मुश्किल से गुजारे हैं हमने। ऐसा कोई पल नहीं था जब हमने आपकी कमी महसूस न की हो। कहते कहते अनामिका भावुक हो गई। आदित्य ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। अनामिका उसके बगल में आ बैठी तो आदित्य ने उसके सर को चूमते हुए कहा, ये 3 साल मेरे लिए वैसे ही थे जैसे रेगिस्तान में भटकता कोई प्यासा। ऐसा कोई मंदिर, कोई दरगाह नहीं बची थी जहाँ मैंने तुम्हारा साथ न मांगा हो। तुम कहती थी प्रार्थना करने से सब मिल जाता है। तुम सही कहती थी, सच्चे दिल से कुछ मांगो तो जरूर मिलता है। हमें यकीन था आप जरूर कामयाब होंगे। अनामिका ने कहते हुए अपना सर आदित्य के कंधे पर रख दिया। आदित्य ने शॉल से दोनों को ढका और अनामिका का हाथ थामकर उसे 3 सालों में जो जो हुआ बताने लगा।
और अनामिका खामोशी से सुनती रही। उसे सिर्फ आदित्य की आवाज़ को सुनना था, वो आवाज़ जो अनामिका आदित्य के ना होने पर अक्सर महसूस किया करती थी। अमर के बदले व्यवहार पर राधा को थोड़ी हैरानी भी हुई। जब अमर सबसे अलग बालकनी में खड़ा था, किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, तब राधा चाय देने के बहाने उसकी ओर आई। उसने अमर को चाय दी और वहीं खड़े हो गई। अमर ने फ़ोन रखा और चाय पीने लगा। राधा को वहाँ खड़ा देखकर उसने कहा, तुम शायद कुछ कहना चाहती हो। अमर, ये सब जो हो रहा है, क्या सच में तुम में बदलाव आया है या फिर से आदित्य को कोई दर्द देना चाहते हो तुम? नहीं राधा, ऐसा कुछ नहीं। मैं पहले उन बच्चों को अलग करके बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। अब मैं उनकी खुशियाँ छीनना नहीं चाहता। अमर ने कहा तो राधा को कुछ तसल्ली मिली, लेकिन वह निश्चिंत होना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, लेकिन अचानक से तुम में ये बदलाव। अमर मुस्कुराया और कहने लगा, मेरे इस बदलाव की वजह आदित्य है। उस लड़के ने जो कहा वो अपनी मेहनत और लगन से करके दिखाया। बनारस में जब मैंने उसे देखा तो बहुत खुश हुआ, लेकिन अपनी खुशी उसके सामने जाहिर नहीं की। मैं देखना चाहता था जीतने के लिए वो क्या कर सकता है, लेकिन उसने सच का साथ दिया और उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने हमेशा मुझे सर कहकर बात की। जब वह केस हार गया तब भी उसने कहा कि वो मेहनत करेगा और अनामिका को लेने आएगा। बड़े बड़े लोग जहाँ मेरे सामने नजरें झुकाकर बात करते हैं, वह तुम्हारा बेटा मेरी आंखों में देखकर बात करता है। वह बहुत स्वाभिमानी है राधा। अपनी मंजिल पाने के लिए उसने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। अनामिका के लिए उसका प्यार सच्चा था और सच्चा प्यार करने वालों को तो भगवान भी दूर नहीं कर सकता। तो मैं तो एक इंसान हूँ। तुमने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं राधा। अमर की बातों में राधा को सच्चाई नजर आ रही थी। उसने कहा, मुझे माफ़ कर देना अमर, अनजाने में मैंने भी तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई है। आज अगर मेरी दोस्त जिंदा होती तो तुम्हें इस रूप में देखकर बहुत खुश होती। वो एक बुरा वक्त था राधा, जो अब गुजर चुका है। अतीत में जो हुआ उसे भुलाकर हम अपने बच्चों के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है अमर। मैं वादा करती हूँ अनामिका इस घर में हमेशा खुश रहेगी। उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। जानता हूँ, इसलिए अनामिका को तुम्हारे घर भेज रहा हूँ दुल्हन बनाकर। बीते वक्त के गिले शिकवे भुलाकर अमर और राधा वहीं खड़े बातें कर रहे थे। बारिश रुकने के बाद अमर ने कहा, बारिश रुक गई है, अब मुझे चलना चाहिए। शादी की तैयारियां भी तो करनी है। हाँ चलिए, कहते हुए राधा अमर के साथ हॉल में चली आई। राकेश और अमर एक दूसरे से गले मिले और एक दूसरे को मुबारक दी। सबसे मिलकर अमर वहां से चला गया। बारिश रुकने के बाद आदित्य भी वहां से घर के लिए निकल गया। अमर जैसे ही घर पहुंचा, उसने अनामिका से कहा, आदित्य से आपका रिश्ता तय करके आए हैं। आज शाम पंडित जी से शादी की तारीख निकलवा लेंगे। आपको जो कुछ भी चाहिए बता दीजिएगा। अनामिका ने अमर के मुंह से ये सब सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ बोल नहीं पाई। अमर वहां से जाने लगा तो अनामिका ने कहा, पापा। अनामिका के मुंह से पहली बार अपने लिए पापा सुनकर अमर के कदम वहीं रुक गए। उनकी आंखों में नमी उतर आई। अनामिका के मुंह से ये सब सुनने के लिए वो न जाने कब से तड़प रहे थे, और आज जब सुना तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने अपने आंसुओं को आंखों में ही रोक लिया और अनामिका की ओर पलटकर कहा, हाँ अनामिका। अनामिका ने उनकी आंखों में देखा और फिर दौड़कर उनके गले लग गई। एक सुखद एहसास अमर को उस वक्त हो रहा था। उन्होंने कांपते हाथों से अनामिका का सर सहलाते हुए कहा, क्या बात है अनामिका, मुझे आपसे अब और कुछ नहीं चाहिए। आदित्य जी हमारी सारी दुनिया थे और वो आप हमें दे रहे हैं। इससे ज़्यादा कीमती हमारे लिए क्या हो सकता है। हम आपको समझ नहीं पाए, हमेशा आपसे दूर रहे, आपको अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार समझा, आपको ठेस पहुँचाई। हमें माफ़ कर दीजिए पापा। इन 3 सालों में हमने आपके साथ रहकर देखा है आप हमसे कितना प्यार करते हैं। आपने हमारी हर ज़रूरत पूरी की, हमारा साथ दिया। आप बहुत अच्छे हैं पापा, बहुत अच्छे इंसान हैं। अमर मुस्कुराने लगे। आज का दिन उनके लिए बहुत अच्छा था। जिन्होंने उन्हें गलत समझा वो सभी आज उन्हें अपना मान रहे थे। अमर ने आंखों में आए आंसू पोंछे और कहने लगे, हम भले अच्छे पिता न बन पाए, पर आप एक बहुत अच्छी बेटी हैं। आपने अपना हर फर्ज निभाया। आपने अपने पिता के फैसले का सम्मान भी रखा और अपने प्यार को भी निभाया। आप बहुत मजबूत और समझदार बेटी हैं अनामिका, और अब इस समझदार बेटी की जिम्मेदारी हम किसी और के हाथों में सौंपने जा रहे हैं।